आज के भौतिक युग में प्रेम विवाह करना एक आम बात हो गई है। किसी भी नौजवान की जुबान से अगर सुन लिया जाए वो अरेंज मैरिज करना चाहता है या लव मैरिज, तो मेरा अपना मानना है कि अभी भी 80-85% लोग ऐसे हैं, नौजवान लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज को वरीयता देते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन साथी चुन सकते हैं और उनके द्वारा चुना गया जीवन साथी उनका बेस्ट जीवन साथी हो सकता है, उनका सबसे अच्छा हमसफर हो सकता है। जबकि उनके माँ बाप जो उनके लिए फैसला कर रहे हैं, जो उनका जीवन साथी चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के जो उनका डिसीजन है, उस डिसीजन से बच्चे आजकल के नौजवान नाखुश नजर आते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, माँ बाप के द्वारा हमारे वैवाहिक जीवन को लेकर जो भी निर्णय किया जाता है, जो भी लोग वो फैसला लेते हैं, मैं समझता हूँ वो बेस्ट डिसीजन होता है, उनका सबसे अच्छा फैसला होता है। और अगर इन फ्यूचर वैवाहिक जीवन में किसी कारणवश अगर कोई परेशानी भी आती है, अगर कोई मुसीबत सामने आती है, तो माँ बाप के द्वारा, माँ बाप की मर्जी से जो शादी की गई है, उस परिस्थिति में पेरेंट्स भी बच्चों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप की इच्छा के खिलाफ, अपने फैमिली के खिलाफ, उनके फैमिली के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जब वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, तो जब उनके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो ना तो ये भागने वाले लोग अपने माँ बाप से कभी हेल्प मांग पाते हैं और ना ही पेरेंट्स उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि ये लोग जिन्होंने भाग करके शादी की, वो परिवार में अपने माता पिता का सम्मान खो चुके होते हैं, उनको समाज में लज्जित कर चुके होते हैं। इसलिए माँ बाप भी उनकी सहायता करने से अपने हाथ खड़े कर देते। दोस्तों, आज की हम जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी में भी दरअसल ऐसा ही होता है। रेनू नाम की एक 22 वर्षीय लड़की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आज के इस युग में बिना एजुकेशन के जी पाना बहुत मुश्किल काम है। तमाम नौजवान जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, तमाम डिग्रियां हासिल की हैं, आज वे लोग भी डिग्रियों को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में अपने रोजी रोटी के लिए वो भटक रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। और अगर इसी हिंदुस्तान में अनपढ़ आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की, वह किस तरह की जिंदगी जीता है, आप लोग भली बात समझ सकते हैं। तो फैमिली रेनू को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहती थी। रेनू बहुत होनहार बच्ची थी। जब रेनू फाइनल ईयर में थी, तो वह अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ भूलकर अपने एक क्लासमेट से, जिसका नाम सनोज था, उससे मोहब्बत कर बैठी, उससे दिल लगा बैठी। और दोस्तों, आपको मालूम है, अगर दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग पर प्रेम का जब भूत सवार होता है, जब प्रेम का नशा होता है, तो इस नशे के आगे बाकी दुनिया के सभी नशे फीके पड़ जाते हैं। अपने बड़ों की नसीहत, टीचर्स की सलाह, सबको नजरअंदाज करते हुए ये किशोर और किशोरियां, नवयुवक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हमेशा अपने टीचर्स और उनके पेरेंट्स के खिलाफ होता है। ऐसा ही रेनू ने भी किया। जब रेनू का प्यार परवान चढ़ने लगा, जब उसे लगा कि वह बिना सनोज के नहीं जी पाएगी, तो उसने एक दिन सनोज के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ करके, इस समाज को छोड़ करके हमेशा के लिए यहां से भाग चलते, और वो भाग करके एक शादी रचाएंगे और अपनी एक हसीन दुनिया बसाएंगे, जिसमें सिवाय आनंदों के और दूसरा किसी भी प्रकार की परेशानी को, कष्टों को कोई स्थान नहीं होगा। हम एक ऐसी बेहतरीन जिंदगी जिएंगे। और अपनी इसी भविष्य की योजना को लेकर रेनू ने सनोज पर जब दबाव बनाया, तो सनोज भी तैयार हो जाता है। दोनों लोग, सनोज और रेनू, अपने घर से जो भी नकद धनराशि थी वो धनराशि निकालते हैं। जो भी जेवरात होता है, ज्वेलरी होती है, सोना है, चांदी है, जो भी बहुमूल्य आभूषण थे, वो दोनों लोग अपने घर से निकालते हैं और चुपके चोरी अपनी योजना के मुताबिक वो हरियाणा से
भाग जाते हैं और जाकर के छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो लड़का उस लड़की को अपने घर ले जाता है। पूरे वैवाहिक रीति रिवाजों के अनुसार वो लोग हिंदू मंदिर में शादी करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं और अपनी एक नई वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत करते थे। जैसा कि हमेशा प्रेमियों के जीवन में होता रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन 6 से 7 महीने बाद ही रेनू और सनोज दोनों के जीवन में विष घुलने लगा। दोनों में अनबन होने लगी, पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपस में मतभेद होने लगा, आपस में उनमें झगड़े होने लगे। तो जब झगड़ा ज्यादा होने लगा तो वक्त आने पर जब तब मन करता सनोज तभी रेनू की पिटाई कर देता, उसको अपशब्द कहता, उसको गालियां देता और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता कि समाज के लोग भी सनोज की जब चर्चा करते थे तो कहते थे कि यह इंसान हो ही नहीं सकता, यह इंसान के रूप में एक भेड़िया है जो एक मासूम सी बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले आया और अब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसा व्यवहार कोई भी इंसान एक पशु के साथ नहीं करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और एक दिन रेनू सनोज को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। सनोज मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन करके बातें कर रहा था। वो सोच रहा था कि वह जहां जिस स्थान पर बैठा है शायद उसको वहां कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उसकी ये भूल थी। चुपकी चोरी रेनू सनोज की सभी बातें सुन रही थी और जब वो बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि सनोज की अपनी कोई एक नई महिला मित्र है, कोई नई एक गर्लफ्रेंड है, उसकी प्रेमिका है, जिसके साथ वह एक बार फिर से भाग जाने की योजना बना रहा है। जब उसका फोन समाप्त हो गया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद रेनू ने सनोज से कहा कि आप जो नई चाल चल रहे हो, मेरे साथ जो धोखा करने वाले हो, आपको ऐसा सब नहीं करना है, क्योंकि आप समझते हो कि मैंने आपके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप भाई बहन सबको मैंने छोड़ा और जब मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ मुझे रहना है। ऐसी स्थिति में आप मुझे छोड़कर किसी दूसरे को अपनाने वाले हो, ये किसी भी नियत से, किसी भी प्रकार की विचारधारा से उत्तम नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं है। लेकिन सनोज ने रेनू की बात को नेग्लेक्ट कर दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया और वहां से उठ करके चला गया। 3 से 4 दिन बाद रेनू को सूचना मिलती है कि उसका पति रेनू को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वह किसी लड़की के साथ भाग गया है और वह जाकर के बिहार पहुंच गया है। जब ये सूचना रेनू को मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो सोच नहीं पा रही थी क्या वह करे तो करे क्या। वो अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि घर के दरवाजे पहले ही उसके लिए बंद हो गए थे, क्योंकि समाज में उसने अपने माता पिता की मानहानि की थी और ऐसी स्थिति में घर दोबारा पहुंच जाना उसके लिए किसी भी प्रकार से सही नहीं था। उसे लगता था कि अगर मैं घर पहुंचूंगी तो कैसे अपने माँ बाप का सामना करूंगी, समाज में रह रहे लोगों से मैं कैसे बात करूंगी, अपने फेस को कैसे दिखा पाऊंगी। इसलिए वह फूट फूट कर वहां रोने लगती है। समाज के तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं और चारों तरफ यह बात चर्चा का विषय बन जाती है। जब सनोज के फैमिली मेंबर्स ने भी रेनू की सहायता करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। सनोज एक बहुत बुरा लड़का है, उसने आज तक फैमिली को कभी सपोर्ट नहीं किया और हमेशा से निंदनीय कार्य करता रहा है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर सनोज और उससे रिलेटेड किसी भी सदस्य की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। जब रेनू के लिए सभी दरवाजे बंद हो गए तो रेनू को लगा कि या तो वह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए या फिर वह अपना कोई एक नया आशियाना बसा ले जहां कम से कम उसे 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। इसीलिए एक पड़ोस की में रहने वाली एक शिक्षित महिला होती है और वो रेनू से जब उसका दुख जानती है, उसका कष्ट जानती है, तो रेनू कहती है कि वह बस ऐसे स्थान पर अब जाना चाहती है जहां कम से कम उसे 2 वक्त का भोजन पेट भर के मिल जाए। तो वह महिला उसको सलाह देती है कि पड़ोस में ही जो शहर है उस शहर में एक अनाथालय स्थित है, जो लोग बेसहारा हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए
प्राइवेट सेक्टर से तमाम लोगों ने आगे आकर जो डोनेट किया है, जो धन दान किया है, उसके द्वारा एक अनाथ आश्रम बनाया गया है, जिसमें आप जैसे बहुत सारे लोग, तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, तमाम नौजवान महिलाएं, जिनका इस दुनिया में कोई आसरा नहीं, कोई आशियाना नहीं, कोई उनका साथी नहीं, कोई समर्थक नहीं, ऐसे लोग वहां पर तमाम जिंदगी जी रहे हैं। जब ये रेनू को सूचना इस बात की मिली तो उसने अपना सामान पैक किया और उसने पड़ोस की उस महिला से कहा कि दरअसल उसने कभी उस अनाथ आश्रम को देखा नहीं, अनाथालय को देखा नहीं, अगर वह उसकी सहायता कर दे तो वह उसके लिए बहुत बड़ा उस पर एहसान कर देगी। तो रेनू ने जब ज्यादा मिलती की तो वह पड़ोस की महिला उसके साथ अनाथालय जाती है, अनाथालय में रेनू का नाम रजिस्टर्ड कराती है और रेनू को वहीं छोड़कर वो अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों, रेनू अब अपनी जिंदगी जीने के लिए उसी अनाथालय में रहती है, उसी पर निर्भर है। 2 वक्त का भोजन जो भी उसे मिल जाता है, उस 2 वक्त का भोजन खाकर वो अपनी जिंदगी को गुजार रही है। दोस्तों, जो भी नवयुवक और नवयुवतियां माँ बाप के खिलाफ जाकर फैसले ले रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर कई बार तो ऐसी नौबत आ गई है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, उन्होंने मौत को गले लगा लिया है। अगर यही लोग अपने पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार अपना घर बसाएं, हम ये भी नहीं कहते कि प्रेम विवाह करना गलत है। आप प्रेम विवाह करिए, जिससे भी प्रेम करते हैं उससे, उसके साथ अपना गृहस्थी जीवन जीना चाहते हैं, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उसके लिए कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स को आप एग्री करें, उनको आप रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं कि उनका जो हमसफर है, उनका जो साथी है, उनका जो लाइफ पार्टनर बनने वाला है, वह एक गुणों से भरपूर है, उसमें गुणों की कोई कमी नहीं है। इन फ्यूचर जब भी उसने कभी उसके जीवन में कोई मुसीबत आएगी, उसका पार्टनर हमेशा उसकी सहायता के लिए तैयार रहेगा। ऐसा बोलकर अपने फैमिली मेंबर्स को आप कन्विंस करें, उनको समझाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि आज के समाज में ऐसे अविवाहित और अविवाहित युवक और युवतियां जो अपना गृहस्थी बसाना चाहते हैं, जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत गंभीर हैं, मैं ऐसे सभी अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बिना पेरेंट्स की सहायता से कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि आपको रेनू की तरह किसी अनाथालय में रहने पर मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।